नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं लेक्चर नंबर 15 के साथ, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम लेक्चर है। इसमें अपन पिछले लेक्चर का बचा हुआ आर्थिक पक्ष और उसका एक पार्ट था व्यापार वाणिज्य और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, इन दोनों को कवर करने वाले हैं। तो व्यापार वाणिज्य से शुरुआत करते हैं, जो कि आर्थिक पक्ष का भाग है। व्यापार वाणिज्य में क्या था, व्यापार संतुलन, जो व्यापार की दशा और दिशा जो है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। तो व्यापार संतुलन जो है, या जिसको बोलते हैं आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊंगा बी छोटा ओ और पी, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का सीधा सा मतलब समझ लीजिए, कितना एक्सपोर्ट है और कितना इंपोर्ट है, कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यदि एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो BOP ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि हम एक्सपोर्ट है ना, यदि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और हम मंगवा कम रहे हैं तो हमारा BOP धनात्मक होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, ठीक है। और यदि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और मंगा बहुत ज्यादा रहे हैं तो BOP कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो व्यापार संतुलन धनात्मक था, इसका मतलब क्या था, हम आयात कम करते थे और निर्यात ज्यादा करते थे। आंतरिक व्यापार था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी था, भारत के अंदर अंदर व्यापार भी था और भारत के बाहर व्यापार भी था। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो था वो सुमेरियन या मेसोपोटामियन सभ्यता जो है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुमेरियन, मिस्र, फारस की खाड़ी स्थित देशों, अफगानिस्तान और ईरान से था, ठीक है। सारे पश्चिम के देश हैं, सुमेरिया, मिस्र, फारस की खाड़ी, अफगानिस्तान और ईरान से था। मेसोपोटामिया या इसी को बोलते हैं अपन सुमेरियन सभ्यता। तो मेसोपोटामिया या सुमेरियन में कुछ शहरों में हड़प्पा की मोहरें मिली हैं। अब वहां मेसोपोटामिया के शहरों में हड़प्पा की मोहरें मिली हैं, मतलब यहां का व्यापारी जाता होगा वहां पे मोहरों में पेमेंट करता होगा, तो हड़प्पा की मोहरें मिले हैं। इसी तरीके से मोहनजोदड़ो से भी बड़ी बेलनाकार तथा लोथल से छोटी बेलनाकार मोहरें मिली हैं, मैंने आपको पहले बताया है ना, बेलनाकार मोहरें। तो मोहनजोदड़ो से बड़ी बेलनाकार मोहरें मिली हैं और लोथल से छोटी बेलनाकार मोहरें मिली हैं, ठीक है, जो कहां की है, मेसोपोटामिया की है। पहले में अपन चर्चा कर चुके हैं, बेलनाकार मोहरें कहां की हुआ करती थी, मेसोपोटामिया की हुआ करती थी या फारस की हुआ करती थी। तो बड़ी बेलनाकार मोहनजोदड़ो, छोटी बेलनाकार लोथल से मिली है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रचलित था। हड़प्पा की मोहरें वहां से मिली हैं, वहां की मोहरें मोहनजोदड़ो और लोथल से मिली हैं, ठीक है। गुजरात से मम्मी के मॉडल मिले हैं, ध्यान दीजिएगा परीक्षा के हिसाब से, गुजरात से मम्मी के मॉडल मिले हैं, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, सारगोन, जो कि फारस से प्राप्त अभिलेख है। सारगोन फारस में एक जगह है, फारस मतलब ईरान। कभी भी फारस शब्द बोला जाए तो फारस का मतलब होता है पर्शिया। पर्शिया शब्द जो बना है वो बना है पार्श्व, पर्शिया शब्द जो बना है वो पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है ये मेरा पार्श्व है, ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा बैक है, ये मेरा पार्श्व है, ठीक है। तो पार्श्व मतलब पश्चिम का, पार्श्व मतलब पश्चिम का। तो पार्श्व मतलब पश्चिम, पार्श्व से बन गया पर्शिया, पर्शिया से बन गया फारस, फारस का मतलब है ईरान। सारे शब्द एक ही हैं, शब्दों की समझ रखिए दोस्तों, ठीक है। तो सारगोन अभिलेख जो फारस का है, 2350 BC में लिखा गया अभिलेख, यह कहता है कि निम्न 3 जगहों में से जहाज आकर हमारे यहां लंगर डालते थे और व्यापार करते थे, ठीक है। फारस का सारगोन अभिलेख कह रहा है कि 3 जगह से हमारे यहां जहाज आते थे और लंगर डालते थे और व्यापार करते थे कई महीनों तक। मेलुहा, 3 जगह कौन सी हैं, मेलुहा, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत इंपॉर्टेंट, हर परीक्षा में पूछा गया है। मेलुहा शब्द किसके लिए यूज किया है, सारगोन अभिलेख में फारस के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए यूज किया है मेलुहा। मगन, मकरान तट के लिए यूज किया है मगन। और दिलमुन यूज किया है बहरीन के लिए, ठीक है। तो है ना, दिल जो होता है वो मून को देख के कैसा हो जाता है, एकदम बहरा हो जाता है, एकदम दिल जो होता है वो मून को देख के कैसा हो जाता है, बहरा हो जाता है। फिर ना उसको दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है ना, डैश इज ब्लाइंड, ठीक है, मतलब लव इज ब्लाइंड। तो दिल मून हो जाता है, बहरीन बहरे हो जाते हैं, दिल मून को देखकर बहरा हो जाता है, बहरीन, ठीक है दोस्तों। तो मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता करोड़ों बार परीक्षा में आया है। मगन मकरान तट और दिलमुन बहरीन, इन 3 जगहों से जहाज आके कहां पे, फारस के तट पे इकट्ठे होते थे व्यापार करने के लिए। ऐसा किस अभिलेख में लिखा है, सारगोन के अभिलेख में लिखा है। इस अभिलेख में बहरीन को, ठीक है, बहरीन को सूर्योदय का देश
हाथियों का देश और साफ सुथरे नगरों का देश बताया गया है। बहरीन को काय का देश, सूर्योदय का देश, हाथियों का देश और साफ सुथरे नगरों का देश कहा गया है। नाउ सेंधववासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। यह पॉइंट शायद छूट गया था इसलिए कवर किया है मैंने। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे और तलवार से इस सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। लोहे से भी परिचित नहीं थे, तलवार से भी परिचित नहीं थे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आयातित वस्तुएं और निर्यातित वस्तुएं। आयातित वस्तुएं और उनके स्थान। ठीक है, देश के अंदर भी अगर अपने से किसी दूसरे स्थान से चीज आ रही है तो उसको भी वो लोग आयात बोला करते थे। तो इसलिए आंतरिक व्यापार के साक्ष्य बोले गए हैं। ठीक है, अपनी जगह पे चीजें ना मिलें, भले ही बगल वाले नगर से आ जाएं, तो उसको भी आंतरिक व्यापार बोला गया है और आयात बोला गया है। ठीक है, तो आयातित वस्तुएं और स्थान। बहुमूल्य पत्थर कहां से आयात किए जाते थे? काश्मीर और काठियावाड़। अब देखिए, काश्मीर बिल्कुल ऊपर है, काठियावाड़ गुजरात की तरफ है और बीच में फैली है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास काश्मीर से ऊपर से और काठियावाड़ से नीचे से क्या आते थे? बहुमूल्य पत्थर आयात होते थे। ठीक है, तो आप देखिए काश्मीर में मिलता है केसर और काठियावाड़ में मिलता है काठिया गेहूं। काठिया गेहूं जिसकी दलिया बनाते हैं लोग, है ना, बुजुर्ग लोग दलिया खाते हैं गेहूं की। तो कौन सा गेहूं का ब्रांड होता है? वो कठिया गेहूं सबसे अच्छा होता है दलिये के लिए। ठीक है, तो कठिया गेहूं भी महंगा आता है, बहुमूल्य होता है, जल्दी नहीं मिलता कठिया गेहूं। और काश्मीर का केसर भी जल्दी नहीं मिलता। तो बहुमूल्य पत्थर याद हो जाएगा दोस्तों कहां से? काश्मीर और काठियावाड़। काश्मीर ऊपर, काठियावाड़ नीचे और बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास आयात हो रहा है। दूसरा, अर्ध कीमती पत्थर। अर्ध कीमती पत्थर आता था विदेश से, बलूचिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आता था अर्ध कीमती पत्थर। तो बालू जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है? बहुत कीमती नहीं होती लेकिन कीमती है, अर्ध कीमती है बालू। अर्ध कीमती है बालू। बालू कैसी है दोस्तों? अर्ध कीमती है। ठीक है, फिर सोना। सोना नीचे से सिंधु घाटी सभ्यता ऊपर की तरफ बसी है और मैसूर जो आज का मद्रास या कर्नाटक, जो आज का कर्नाटक की कोलार खाने हैं वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। उस समय मैसूर इलाका कहलाता था। तो सोना आता था कोलार से, कहां पे? सिंधु घाटी सभ्यता के पास। तांबा आप जानते हैं तांबे के लिए फेमस है राजस्थान की खेतड़ी की खदानें, तो तब भी खेतड़ी से आता था और मद्रास से भी आता था तांबा। ठीक है, तो ये दोनों तो आप आज की ज्योग्राफी के हिसाब से याद कर सकते हैं। तो ये चार जो है ये आंतरिक व्यापार के साक्ष्य हैं, क्योंकि भारत के अंदर ही अंदर से पाकिस्तान भी भारत का भाग था, बलूचिस्तान भी भारत का भाग था। तो ये सारे आंतरिक व्यापार के साक्ष्य हैं। अब भारत के बाहर बाह्य व्यापार के साक्ष्य जो भारत के अंदर मंगाते थे अपन बाहर के देशों से, तो लाजवर्त और मणि आते थे बदख्शा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एक प्रांत है बदख्शा। अफगानिस्तान का एक प्रांत है बदख्शा और बदख्शा से आते थे लाजवर्त और मणि। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे अपन कि मणि की लाज जो है बख्श दो। मणि कोई लड़की है या लड़का है तो मणि की लाज बख्श दो, है ना। तो बदख्शा कहां से? अफगानिस्तान से। कैसे याद हो जाएगा? मणि की लाज बख्श दो, याद हो जाएगा। इसी तरीके से चांदी, फिरोजा, शीशा। चांदी, फिरोजा और शीशा ईरान और अफगानिस्तान से आते थे। ठीक है, तो चांदी, फिरोजा और शीशा। तो कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? याद रखना मुश्किल काम है, यहां का वहां नहीं हो, ये बहुत मुश्किल काम है। और यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, लेक्चर को आगे बढ़ाइए। ठीक है, लेक्चर की पीडीएफ इंस्टा और टेलीग्राम में, इसी लेक्चर में नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, दोनों में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सो वहां से एक्सेस करके आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो चांदी, फिरोजा, शीशा ईरान और अफगानिस्तान से अपन मंगवाते थे, आयातित करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंगवाते थे। तो कैसे याद किया है? चांद फिर, चांदी का मतलब चांद, फिरोजा का मतलब फिर और शीशा का मतलब शीशा, है ना। देखिए याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं इस तरीके से। इस चीज को याद करने का तरीका क्या रहेगा दोस्तों? ऐसा, चांद फिर शीशे, चांद फिर शीशे में आई, है ना। रीवा तरफ के लोग जो होते हैं या रेवाड़ी तरफ के लोग जो होते हैं, छत्तीसगढ़ी लोग होते हैं, वो कैसे बोलते हैं? आई। आया को क्या बोलते हैं? आई। तो चांद फिर शीशे में आई। चांद जो है उसका अक्स, उसकी छाया जो है वो शीशे में उतार लेंगे, शीशे में आएगी। चांद फिर शीशे में आई, तो चांद से क्या हो गया? चांदी। फिर से क्या हो गया? फिरोजा। फिरोजा वही पत्थर है जो सलमान खान पहनते हैं ब्रेसलेट में अपने, है ना, स्काई ब्लू कलर का फिरोजा।
तो चांदी, फिरोजा और शीशा कहां कहां है? अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, चांद फिर शीशे में आई, तो याद हो जाएगा चांदी, फिरोजा, शीशा, ईरान और अफगानिस्तान से पूछते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से पूछते हैं। ठीक है, बिल्कुल धर के एग्जाम में पूछेंगे आपसे। चांद फिर शीशे में आएगा, आई। ठीक है, तो ये आयातित वस्तुएं हो गई। निर्यातित वस्तुएं दोस्तों जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्यात करते थे वो कौन कौन सी थी? सीप का सामान, है ना, सीप जो मिलते थे समुद्र से, सीप से सामान बनाते थे, मालाएं बनाते थे, वो निर्यात करते थे। हाथी दांत से कंगा बनाते थे और बहुत सारी स्केल्स बनाते थे, है ना, मकान बनाने की चीजें बनाते थे, नापने का साहुल आहुल बनाते थे, स्केल बनाते थे, तो हाथी दांत के सामान भी भेजते थे, है ना, कंगन बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, वस्त्र भेजते थे और मन के। तो सीप के सामान, हाथी दांत के सामान, वस्त्र और मन के, इन सब का सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निर्यात करते हैं। ठीक है, तो आशा है चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। अब अपन इसमें और आगे बात करते हैं थोड़ा सा व्यापार वाणिज्य, और फिर बात करते हैं पैमाना, व्यापार के माध्यम की बात करते हैं। व्यापार वाणिज्य चल रहा था अपना आर्थिक पक्ष में, तो व्यापार के माध्यम की बात करते हैं। व्यापार के माध्यम में पैमाना मतलब व्यापार में तौलने और मापने का पैमाना, मोहरें और लिखने का, व्यापार का जो लेखा जोखा लिखने की लिपि, तो ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। पैमाने की बात करते हैं। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। ठीक है दोस्तों, हाथी दांत का पैमाना कहां से मिला है? लोथल से मिला है, बता चुका हूं लोथल में, और ये 16 के गुणज में था, है ना, 16 के मल्टीपल में था, ये 16 के मल्टीपल में, इसीलिए शायद 16 आना तब भी बोलते हैं। 16 आना सच का मतलब है 100% सच। 16 आना इज इक्वल्स टू 1 रुपया इज इक्वल्स टू 100%। ठीक है, तो 16 के गुणज में था ये हाथी दांत का पैमाना। ठीक है, फिर मोहरें, आपको मोहरों के बारे में मैक्सिमम जानकारी दे चुका हूं मैं। कुल 2500 मोहरें मिली हैं। सर्वाधिक 1200 मोहरें जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं, जबकि सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें कहां से मिली हैं? हड़प्पा से। ये चर्चा अपन पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाइए और पिछले लेक्चर्स देखिए, और सिंधु घाटी सभ्यता पे कमांड बनाइए, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करिए। ठीक है, सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें हड़प्पा से मिली हैं, लेकिन सर्वाधिक मोहरें पूछे तो मोहनजोदड़ो से। और मोहरें किससे बनी थी? सेल खड़ी या छुई से बनी होती थी, या खड़िया से बनी होती थी, और आयताकार भी होती थी, बेलनाकार भी होती थी, वर्गाकार भी होती थी, लेकिन सर्वाधिक मोहरें जो पाई गई वो वर्गाकार किस्म की पाई गई। ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, लिपि के बारे में दोस्तों चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। कल वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 देखिए जाके, उसमें लिपि की बात करी थी। गोमूत्रिका लिपि, गोमूत्रिका लिपि या बाउस्टोफेंड्रस या बुस्ट्रोफेदन, है ना, पिक्टोग्राफिक। ठीक है, यू आकार, मछली आकार ज्यादा, 64 चिन्हों का प्रयोग, 250 से 400 पिक्टोग्राफ्स का प्रयोग, ये सब बातें कल के लेक्चर में 14 नंबर लेक्चर में कर चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ है? हड़प्पा में कोई पुख्ता प्रशासन नहीं था। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में कोई पुख्ता, कोई एकदम रिजिड प्रशासन नहीं था, और जहां प्रशासन रिजिड नहीं होगा वहां पे चीजें छितर बितर हो जाएंगी। ठीक है, शासन संभवतः बणिक वर्ग के हाथ में था। जो बनिया वर्ग है या व्यापारी वर्ग है उसके हाथ में शासन था, तो वो शासन कर ले या व्यापार कर ले। ठीक है, तो बणिक वर्ग के हाथ में था। इस समय नगरीकृत व्यवस्था जो है, अब पतन का मेन कारण देखिए कि जो पतन के समय नगरीय व्यवस्था जो थी वो अव्यवस्थित होनी शुरू हो गई। घर अव्यवस्थित बनाए जाने लगे। कितना बढ़िया ग्रिड प्रणाली थी घर बनाने की, है ना, इस तरीके की ग्रिड प्रणाली समझा चुका हूं मैं। तो घर अव्यवस्थित बनाए जाने लगे। नए घरों में पुरानी ईंटों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, अर्थात नगरीय सभ्यता पुनः ग्रामीण होने लगी। नए घरों में किसी कहीं से ला के आप पुरानी ईंटें लगाएंगे तो क्या वो नगरीय सभ्यता रह जाएगी? वो सभ्यता तो हो जाएगी ग्रामीण सभ्यता। मतलब कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलने लगी, लोग वापस से उजाड़ की तरफ जाने लगे। ठीक है, लोग सभ्य होने की वजह वापस से अव्यवस्थित होने लगे। ठीक है, तो ये सारा कारण है। अब पतन के मत और विद्वान, पतन के, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कई सारे कारण दिए जाते हैं, और उसको अलग अलग विद्वानों अपने अपने हिसाब से उसको जस्टिफाई भी किया है। तो पढ़ते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आर्यों का आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये कौन बोलते हैं? व्हीलर, मैके और मार्शल। कैसे याद करेंगे? आर्य जो है मार्शल गाड़ी में, 4 व्हीलर मार्शल गाड़ी में बैठ के आए, है ना, मैके। ठीक है, आर्य जो है मायके आए मार्शल में, 4 व्हीलर गाड़ी में मैके। ठीक है, बाढ़ से पतन, सर्वाधिक प्रचलित पतन का जो थॉट है
है ना। मोहनजोदड़ो फिल्म में भी ये दिखाया गया कि लास्ट में, पिक्चर के लास्ट के सीन में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ से पतन बोला है मार्शल मैके और रंगनाथ राव ने, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और रंगनाथ राव। ठीक है, तो बाढ़ से पतन वाला सर्वाधिक प्रचलित यही है। बाढ़ से कैसे पतन हुआ, मार्शल बह गई, ठीक है, रंगनाथ राव मैके। ठीक है, मलेरिया से पतन बताया है कैनेडी ने, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है। कैनेडी मलेरिया से बताया है किसने, कैनेडी ने। ठीक है, तो मलेरिया से कैनेडी। जलवायु परिवर्तन से किसने बताया, जलवायु परिवर्तन से पतन हुआ, एकदम से ड्रास्टिक जलवायु परिवर्तन हुआ और लोग सह नहीं पाए वो परिवर्तन और लोगों की मौत होती चली गई। तो जलवायु परिवर्तन ऑरेंज स्टाइन तथा अम्लानंद घोष। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से पतन किसने बताया है, ऑरेंज स्टाइन और अम्लानंद घोष। जनसंख्या वृद्धि को बताया है लैम्ब्रिक। जनसंख्या वृद्धि को कारण किसने बताया है पतन का, लैम्ब्रिक। ठीक है, तो एकदम लैम्ब्रिक मतलब लार्ज मतलब बड़ी जनसंख्या हो गई, लैम्ब्रिक। अदृश्य गाज गिरी, किसी देव ने अदृश्य गाज गिराई, तो दिमित्री देव। अदृश्य गाज कौन बताते हैं कारण, दिमित्री देव। और विवर्तनिक हलचल है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स, या 7 जो बड़ी बड़ी प्लेटें हैं आज की डेट में, आप जानते हैं, ज्योग्राफी पढ़ी है आपने कि 7 बड़ी प्लेटें और सैकड़ों छोटी छोटी प्लेटें हैं, और प्लेटें एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, टकराती हैं, जिससे भूकंप आते हैं, है ना, सुनामी आती है। तो टेक्टोनिक्स हलचल है ना, टेक्टोनिक्स हलचल, विवर्तनीय के हलचल किसने बोला है, जॉर्ज डेल्स ने, जॉर्ज डेल्स। तो प्लेटें जो हैं वो डोलने लगी, डेल्स मतलब डोलने लगी, है ना, प्लेटें क्या होने लगी, डेल्स मतलब डोलने लगी, हिलने लगी। और प्रशासनिक शिथिलता वापस से जॉन मार्शल ने बोला है। तो दोस्तों ये पतन के मत याद कर लीजिएगा, और इस तरीके से आज यहाँ 15वें लेक्चर में आके 10-10, 15-15 मिनट के छोटे छोटे लेक्चर्स आपकी सुविधा के हिसाब से बना रहा हूं, ताकि उत्साह और इंटरेस्ट आपका बना रहे। यहां पे आके सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त होती है। कल से जो लेक्चर डलेंगे वो वैदिक सभ्यता के डलेंगे। अगर आपको लगता है कि इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएं तो आप उस हिसाब से बताइएगा, तो उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेक्चर कैसे लग रहे हैं, फीडबैक कमेंट्स जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, और आगे के लेक्चर तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।